हेलो बच्चों, इससे पहले हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा है। रे ऑप्टिक्स यूनिट 9 है। आज हम वेव ऑप्टिक्स भी हमने हाइगेन्स प्रिंसिपल तक पढ़ लिया है। उसके आगे हम कुछ देखेंगे कि आखिर इसमें इंटरफेरेंस फिनोमिना ये सब कैसे होगा। पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है। रे ऑप्टिक्स क्या है? जब क्या हो कि जो भी रे है, हम लाइट को रे के रूप में लेते हैं कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में चल रही है, एंड जो उसका ऑब्स्टिकल हो जिस डिवाइस से वो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जो भी फिनोमिना हो रही है, उस डिवाइस का जो डायमेंशन होगा वो वेवलेंथ जो डायमेंशन लाइट का होगा उससे बहुत ज़्यादा होगा, लाइक लेंस, मिरर या प्रिज्म। तो उसे हम रखा गया अलग फॉर्म में जिसे बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। और इसकी जो फिनोमिना हम कंसिडर करते हैं उसको सिंपल ज्योमेट्रिकल रूल से करते हैं। और सिंपल ज्योमेट्रिकल रूल क्या है कि ज्योमेट्री के द्वारा हम कर सकते हैं उसको। ज्योमेट्री स्केल और पेंसिल की मदद से करते हैं, रे ऑप्टिक्स है। और उसको हम एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या उसी को बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। लेकिन उसी का अगला जो यूनिट है उसे बोलते हैं हम लोग, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी रे ऑप्टिक्स में, जो आपने देखा भी होगा। ऐसे ही हमने वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ रखा है। वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा कि जब क्या हो कि जो लाइट हो ऐसे डिवाइस से वो उसका इंटरेक्शन हो रहा है जिस डिवाइस में क्या है कि उसका डायमेंशन लाइट के डिवाइस के डायमेंशन के लगभग बराबर हो। लगभग बराबर होने का मतलब उसके डायमेंशन के लगभग बराबर है। उस कंडीशन में वहाँ पे जो फिनोमिना होती है उसे बोलते हैं हम वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स जो आपके सिलेबस में है, 12th के सिलेबस में है एनसीईआरटी के हिसाब से, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वेव ऑप्टिक्स में जो है क्या क्या हमें देखना होगा। तो इसमें इस पूरे फिनोमिना में किया क्या गया कि इसमें हमने जो लाइट को रे के रूप में ले रहे थे, यहाँ पे हम वेव के फॉर्म में लेंगे। इस पर एक थ्योरी भी आई थी जिसे बोलते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल ये कहते हैं कि लाइट जो है कि वो क्या है, वेव फ्रंट या इन सब की बातें की। आइए देखते हैं वो सब वेव फ्रंट या वेव फॉर्म में मानने पे हमें कैसे कैसे कंसीडर करना पड़ेगा। ये हम देख चुके हैं, थोड़ा सा इसका शॉर्ट वर्जन देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे इंटरफेरेंस पे। हम आप पढ़ चुके हैं पहले से। उनका पहला पॉइंट ये था कि लाइट हमारी क्या है, वेव के फॉर्म में चल रही है। अगर हम वेव इक्वेशन अगर हम अपने पिछली क्लास 11th में देखें तो उसमें यूनिट 14 था जिसे बोलते हैं वेव्स। वेव में आपने पढ़ा होगा कि वेव का जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो कैसा होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड या एक ही एक्सिस के लॉन्ग ना मान के हम सभी एक्सिस की बात कर रहे हैं, लगभग हम उसको मान लेते हैं आर एंड टी मान लेते हैं। कुछ ऐसा लिखते हैं कि ए साइन ओमेगा टी माइनस के आर, इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये हमारा उसका डिस्प्लेसमेंट है, भाई ये वेव है। तो कैसे कंसीडर करते हैं, अभी हम हाइगेन्स प्रिंसिपल पे जाते हैं। पहले थोड़ी बातें करते हैं क्या बताया गया उस समय। ये बात लगभग है 1679 की। तो किस तरह से वो कंसीडर करते हैं इस विषय पे हम जानेंगे। तो अगर ये वेव है, उन्होंने कहा कि जो वेव है उसमें हम काफ़ी हद तक हम लोग भी जानते हैं, पढ़ रखा है इसको। जो ये टर्म कहलाता है उसे क्या बोलते हैं हम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर द मीन पोजिशन, किसी भी तरीके वो क्या कहलाता है हमारा एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और ये जो इसका आर्गूमेंट है दिस साइन का, दैट इज इसको हम बोलते हैं ओमेगा टी माइनस के आर, इसे हम बोलेंगे फेज बोलते हैं। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं फेज। ओके। अब यहाँ पे क्या है, मान के चलिए कि एक कोई पॉइंट है जहाँ से हम मान सकते हैं कि भाई यहाँ से हमारा जो वेव है, तरंग है, हिंदी में तरंग बोलते हैं, ये जनरेट हो रही है। अब जनरेट होने का मतलब ये है कि भाई यहाँ से इसका सोर्स पॉइंट है। मैं इसको दिखा देता हूँ, ये क्या है हमारा सोर्स पॉइंट मान लेते हैं। अब वेव जो ट्रेवल करेगी, मान लेते हैं 3D में है। 3D में एक रफ एग्जांपल है आपको समझाने के लिए, केवल अंडरस्टैंडिंग थिंग है। आप समझिएगा कि अगर यहाँ सोर्स है और सोर्स की ओर से वेव मान के लिए इधर चल रही है, इधर भी चले, इधर भी चलेगी, ये सभी ओर है, आप समझिएगा। अब मैं किसी समय t की बात करता हूँ, मान लीजिए कोई समय है t1।
उस समय पे मैं बात करूं तो जो वेव की वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, उसके लिए कांस्टेंट फेज होता है, दैट डी फाई बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, एंड ओमेगा बाई के आएगा, दैट इज द वेव वेलोसिटी, वो कांस्टेंट है हमारा। और हम क्या कर रहे हैं, t1 समय पे ले रहे हैं, तो यह क्या होगा कि भाई t1 समय पे लेने पे क्या हो, ओमेगा t1 माइनस के आर, मतलब वेव वेलोसिटी हमारा जो है मान लेते हैं वो v है। तो अगर v है तो t1 समय में ये कितनी दूरी चलेगा, जितना इधर चलेगा, यहाँ का फेज कितना होगा, दैट इज ओमेगा t1 माइनस के आर, जो डिस्टेंस है मान लेते हैं r डिस्टेंस है वो। ऐसा सेम इस डायरेक्शन में भी होगा कि यहाँ पे फेज कितना होगा, ओमेगा t1 माइनस के आर होगा। सिमिलरली इसी डायरेक्शन में भी होगा, दैट इज ओमेगा t1 माइनस के आर। आप समझिए ये 3D में है, तो यहाँ भी वही डायरेक्शन होगा कि ओमेगा t1 माइनस के आर। मतलब कहने का एक सोर्स पॉइंट है जहाँ पे वेव हमारी जनरेट हो रही है, उसके चारों ओर वेव जो है ट्रेवल करेगी, और ट्रेवल करने का मतलब उतना ही दूरी तय करेगी, क्योंकि वेलोसिटी हमने टाइम सेम रखा है, t1 समय पे ही देख रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स का जो लोकस पॉइंट है, अगर इनका हम निकालें तो मिलेगा क्या हमें, देखिए अगर इन सब का लोकस पॉइंट को मिलाएं, और ये 3D में है, तो आप देखिए ये कैसा बनेगा, ये सर्कल नहीं है, ये चारों तरफ है ना, तो ये क्या बना, स्फीयर बना, मतलब एक पॉइंट सोर्स है। अगर हमसे क्या करते हैं, किसी t1 समय पे देखें कि जितने पॉइंट्स जहाँ पे फेज क्या है, सेम है, फेज सभी पॉइंट पे सेम है, उसका जो लोकस आता है ये एक स्फीयर है, और इसी को हमने बताया क्या है, ये वेव फ्रंट। तो वेव के जो ये थ्योरी दी जा रही है, या हम कहें हाइगेंस से पहले ही मैं बात कर रहा हूँ, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं, या कहें लोकस ऑफ सच पॉइंट विच ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। ये सभी पॉइंट क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं, इन सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स के लोकस को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। अंदाजा लगा होगा, अगर ये इक्वेशन आप जानते हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ वेव मोशन। कोई भी वेव है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। एंड और यहाँ पे हम ये वेव फॉर्म में आपने देखा होगा कि जैसे मैकेनिकल वेव जैसा लग रहा है, यहाँ पे हमने कोई ऐसा नहीं रखा था। हम बात कर रहे हैं 1679 में, उस समय जो पहले हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था हाइगेंस, उन्होंने बताया था, जो वेव को माना था उन्होंने, उस समय ये जानकारी नहीं थी कि हमारी जो लाइट वेव है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उस समय हमें यही जानकारी थी लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, बल्कि उसके नेचर के बारे में भी पता नहीं था कि वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है। तो हम उस समय क्या, उस समय की बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से बात करेंगे, ये क्या है हमारा, एक मैकेनिकल वेव है, क्योंकि उस समय माना ही जा रहा था लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, तो उसी हिसाब से ये थ्योरी दी जा रही है। तो उससे भी करेंगे तो देखिए क्या आता है। हमने माना ये एक वेव है, ये सोर्स पॉइंट है, वेव इधर ट्रेवल करेगी, इधर ट्रेवल करेगी, और इस डायरेक्शन में ये सब पॉइंट का लोकस निकालेंगे, विच ऑसिलेटिंग इन सेम फेज, एंड द कर्व विड्रॉन इज नोन एज द वेव फ्रंट, और दैट इज द स्फीयर। एक पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। दूसरा एग्जांपल इसी में ये देख सकते हैं, सपोज करिए एक जो है काम पूल है, काम मतलब शांत जो है नदी है, या नदी मतलब बहाव ना हो, जैसे तालाब है या कोई पूल है, शांत हो। हम क्या करते हैं कि वो तालाब है और उस शांत जल है, और उसमें हम एक कंकड़ को जो है फेंक देते हैं। कंकड़ फेंकने पे क्या होता है, उसमें पल्स बनती है, एक पॉइंट जहाँ पे वो पत्थर ड्रॉप होगा उसके चारों ओर पल्स जो है बन के तालाब के एंड तक जाएगा। तो अगर आपने ऐसा कभी देखा होगा, काम पूल है, कभी देखिएगा, या आपकी तरफ गड्ढा वगैरह हो, पानी भरा रहता है, उसमें भी आप डाल के चेक कर सकते हैं पानी में, वो ऐसा पल्स बनेगा। तो वहाँ पे भी एक वेव फॉर्म होता है। अगर उसको देखा जाए, लेट ए स्मॉल स्टोन ड्रॉप इन ए काम पूल ऑफ वाटर, अगर उसको हम ड्रॉप करते हैं, ये एक स्मॉल स्टोन है, हम उसके क्या करते हैं कि एक स्मॉल स्टोन है उसको ड्रॉप कर देते हैं काम पूल में, तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा जहाँ पे ये पत्थर गिरा उसके बाद देखिए पल्स कैसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं।
कुछ ऐसा बनता है, आप देखिए इंड तक जाएगा। अगर इसको एग्जाम्पल में याद करिए, ये सरफेस पे जो वाटर का ये जो वेव बनता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। एक एग्जाम्पल था ट्रांसवर्स वेव का, यूनिट 14 अगर 11th क्लास में आपको याद हो, कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि एक स्मॉल स्टोन को हमने यहाँ पे ड्रॉप किया, मान लेते यही सोर्स जनरेट कर रहा है, यहाँ से हमारा क्या है, ऑसिलेशन जनरेट हो रहा है और ये वेव जो है ट्रेवल कर रही है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ये सर्कुलर बन रहे हैं, ये जितने भी सर्कल बन रहे हैं, ये सभी क्या होंगे, वेव फ्रंट कहलाएंगे, क्योंकि इस पे जितने भी पार्टिकल हैं ये क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं इन सेम फेज ऑन एनी सर्कल shown, any circle shown in figure are oscillating in same phase, oscillating in same phase। सभी का जो है फेज कौन, ये सब भी हमारे क्या कहलाएंगे, जितने यहाँ पे वेव ये सर्कल बन रहे हैं ये सब क्या कहलाएंगे हमारे, दैट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। आप इस बात का गौर रखिएगा अभी से कि हम जो पढ़ रहे हैं ये किसी का प्रिंसिपल है, किसी ने बताया है। कब बताया है, 1679 में। उस समय लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में नहीं बल्कि एक मैकेनिकल वेव माना जा रहा था। ठीक है, जितनी जानकारी थी उस समय के हिसाब से ये थ्योरी बनाई गई थी, उसको पढ़िएगा आप, उस हिसाब से वहीं दिमाग रखिएगा। अपने दिमाग से ये मत लगाइएगा हम अभी लौटेंगे। आज ऑप्टिक्स जो आप पढ़ते हैं ये हम पुराना ऑप्टिक्स है जो कि उस समय का था। आज नई थ्योरी भी आई है लेकिन आपके बड़े क्लासों में होती है, तो लाइट ऑप्टिक्स वर्ड खत्म हो जाता है तब उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसमें पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, केवल सिंपल मैकेनिकल वेव के रूल लगा रहे हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं। अब अगर इसी में कहें कि भाई ये वेलोसिटी ऑफ वेव होगा क्या, इसमें जो वेव अगर ट्रेवल कर रही है तो इसका वेव का जो है वेलोसिटी क्या होगी, वेव की वेलोसिटी इस केस में क्या होगी, देखिए हम कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट इसी में देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये होगा, द स्पीड ऑफ वेव by which wave front travel in outward direction from source मतलब जहाँ पे पत्थर गिराया है या कुछ जहाँ पे सोर्स था उसकी बात कर रहा हूँ, सोर्स पॉइंट, दैट इज द नोन एज, वो क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा स्पीड ऑफ वेव, वो कहलाएगा स्पीड ऑफ वेव कहलाएगा। ओके, अब देखिए वेव की सभी प्रॉपर्टीज हैं जो मैकेनिकल वेव की प्रॉपर्टी, वही सब देखिए हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस समय हम लाइट को क्या मानते थे, एक मैकेनिकल वेव माना था। चौथा पॉइंट ये है कि भाई इसका एनर्जी कैसा होगा, एनर्जी किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, क्योंकि हमने वेव इक्वेशन का अगर आपने डिफिनेशन अगर जानते हो कि क्या है कि व्हेन द वेव जो है ट्रेवल कैसे करती है, द प्रोपगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एनी मीडियम और एनी मटेरियल मीडियम, मैकेनिकल वेव की बात करें एनी मटेरियल मीडियम, एंड दैट इज द वेव, मैकेनिकल वेव। तो जो जिस एनर्जी जिस रेट से ट्रांसफर हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, कैसा होगा, तो हम लिखेंगे जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या होगा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर चलती है। द एनर्जी इज propagating perpendicular to the क्या कर रहा है, the energy is propagating perpendicular to the wave front के हमेशा परपेंडिकुलर ये ट्रेवल करेगा। कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे हमारा पॉइंट सोर्स है, ये हमारा वेव फ्रंट बना है, ये हमारा वेव फ्रंट है। अगर ऐसे वेव फ्रंट बन रहे हैं तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो किधर होगी,
ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा इस वेव फ्रंट से। ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन बोल सकते हैं, इधर डायरेक्शन है, दैट इज द एनर्जी। ओके, ये है एनर्जी का जो है ट्रांसफर होने की डायरेक्शन है। ये फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, ये हम पहले आपको बता चुके हैं, थोड़ा शॉर्ट में इसको देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। पांचवा पॉइंट ये है, मान के चलिए कि हमारा सोर्स क्या है, बहुत दूरी पे है। एक बात समझिएगा, जैसे सोर्स मान के यहाँ है, लाइट का सोर्स, ये पॉइंट सोर्स है यहाँ पे। अभी जब आगे बढ़ेगा तो कैसा बढ़ेगा, यहाँ पे एक वेव फ्रंट, पूरा नहीं सर्कल नहीं बनाएंगे, पूरा स्फीयर नहीं बना, थोड़ा सा बना रहा है, तो ये क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसा जाएगा बढ़ते हुए। और ये बढ़ते बढ़ते अगर मान लीजिए सोर्स हमारा काफ़ी दूर है, अगर यहाँ पे अब काफ़ी दूर हम मान चलिए चले आए हैं, अब यहाँ पे क्या, हम इसके स्मॉल पोर्शन को अगर हम लेते हैं तो ये हमारा कैसा कंसीडर होगा, कंसीडर्ड एज अ प्लेन वेव। ये कैसा कंसीडर होगा, एक प्लेन वेव की तरह, मतलब ए स्मॉल पोर्शन ऑफ एन स्फेरिकल वेव फ्रंट, ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन द सोर्स इज एट लार्ज डिस्टेंस, देन इट कंसीडर्ड एज द प्लेन वेव। ठीक है, लिख लीजिए इसमें, द स्मॉल, या ऐसे लिखिए, एट अ लार्ज डिस्टेंस, एट अ लार्ज डिस्टेंस, large distance, large distance from the source या पॉइंट सोर्स, क्योंकि पॉइंट सोर्स का ही जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल बनेगा, लीनियर होगा तो कैसा सिलेंड्रिकल बनेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। पॉइंट सोर्स, फ्रॉम द पॉइंट सोर्स अ स्मॉल पोर्शन, ए स्मॉल पोर्शन, छोटा सा जो पोर्शन लेंगे, स्मॉल पोर्शन, पोर्शन ऑफ spherical wave front is considered as प्लेन वेव। ये कैसा कंसीडर होगा, प्लेन वेव की तरह, या हम कह सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट की तरह ये कंसीडर होगा। और ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब कहीं भी अगर आपसे ऐसा प्लेन वेव बोले तो समझ लीजिए सोर्स क्या है, काफ़ी दूरी पे है, ठीक है, और ये हमारा डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है। ओके, ये हमारा पांचवा पॉइंट है। इसी में अगला पॉइंट ये आता है भाई, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। हमने ये छोटी बातें की अपनी तरफ से आपको बताया थोड़ा सा इससे, लेकिन हाइगेंस प्रिंसिपल है क्या। हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहते हैं, आइए थोड़ा सा देखते हैं हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है। व्हाट इज हाइगेंस प्रिंसिपल। देखिए ये सब मैंने आपको लिखवा रखा है, लेकिन फिर भी आप एक बार देखेंगे थोड़ा आपके रिकॉल ज़्यादा अच्छे से हो। हाइगेंस प्रिंसिपल का कहना ये था कि अगर जो है कोई वेव फ्रंट है, कोई सोर्स है और उसका वेव फ्रंट होगा, तो जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होगा फॉर द नेक्स्ट वेव फ्रंट। सभी वर्क करेंगे कैसे, एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। और उन सेकेंडरी डिस्टर्बेंस उस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से क्या होंगे, वेवलेट्स निकलते हैं, इमिनेटिंग वेव फ्रंट फ्रॉम दैट वेव फ्रंट। जो वेव फ्रंट हमारा पहले होगा प्राइमरी सोर्स, एंड प्राइमरी सोर्स के बाद ये वेव फ्रंट बना। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट क्या होंगे, वर्क एज अ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, और उन सभी पॉइंट से क्या होंगे, वेवलेट्स निकलेंगे, वेवलेट्स निकलेंगे स्फेरिकल में। और वो वेवलेट्स क्या होंगे, ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ वेव, जो कि स्पीड ऑफ वेव होगा। अब उन स्फेरिकल वेव पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, कॉमन टेंजेंट टू द ऑल द वेवलेट्स, वी गेट अ न्यू वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। ये उनकी थ्योरी थी। हम लिखे हैं, चाहिए या तो दोबारा मैं करवा देता हूं आपको। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल,
points on a wavefront is the source of secondary disturbance and इन्हीं पॉइंट से क्या होंगे, वेवलेट्स निकलेंगे। देखिए ये सेकेंडरी डिस्टर्बेंस है, सभी पॉइंट क्या सेकेंडरी डिस्टर्बेंस कहलाएंगे, और इन्हीं पॉइंट से क्या होंगे, वेवलेट निकलेंगे। एंड द वेवलेट्स इमिनेटिंग मतलब निकलना, इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स travel in all direction with speed of wave। क्या होगा कि इन्हीं पॉइंट से जितने वेवलेट होंगे इमिनेट कर रहे हैं वो फ्रॉम द दीज पॉइंट्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। ये सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, स्पीड ऑफ वेव से आगे ट्रेवल करेंगे। एंड द इफ वी ड्रॉ, क्या होंगे, इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट, क्या होगा, एक कॉमन टेंजेंट। इफ वी ड्रॉ ए कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर, जितने स्फीयर हमारे बन रहे हैं, ऑल दीज स्फीयर्स, जितने स्फीयर हमारे बन रहे हैं, ऑल दीज स्फीयर, we will get a new position of wavefront। वेरी गुड, ओके। इस बात को आप थोड़ा सा थ्योरी को ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब ये कह क्या रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ऑल द पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस एंड द वेवलेट्स emanating from these points travel in all direction with a speed of wave। and if we draw a common tangent to all these spheres, we will get a new position of wavefront। इसको थोड़ा सा फिगर से देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको कैसा होगा ये। मान के लिए कोई हमारा सोर्स है, ये हम इसे बोलते हैं प्राइमरी सोर्स जहां से जनरेट हो रही है। मान लीजिए इसका पहला वेव फ्रंट ये है। अब कह रहे हैं कि जो, अब पूरा नहीं बना रहे हैं इस पर, लेकिन उसको छोटा सा दिखाने के लिए कि ये सभी इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सभी क्या हैं, जितने भी, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट होंगे, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ, ये सभी पॉइंट क्या कहलाएंगे, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस होंगे। किसके लिए, सेकेंडरी डिस्टर्बेंस की तरह वर्क करेंगे। और कह रहा है जो इसी से क्या होंगे, वेवलेट्स जो है बाहर निकलेंगे, इससे क्या होंगे, वेव, ये क्या कहलाएंगे हमारे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। इसे बोलेंगे सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, ओके। और कहने का मतलब क्या है, ये सोर्स होंगे सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, जितने पॉइंट इस पे होंगे, और इन्हीं से क्या होंगे, हमारे वेवलेट जो है एमिनेट करते हैं। अगर उसको देखा जाए कुछ ऐसा होगा, ये स्फेरिकल होते हैं, ये बना हमारा, ये बना, ये, ठीक है, ये सभी स्फीयर कह रहे हैं। अब इन्हीं पॉइंट से क्या हो रहे हैं, हमारे वेवलेट जो है एमिनेट कर रहे हैं।
एमिनेट करते हैं। अगर हम इस पे क्या करें कि कॉमन टेंजेंट एक ड्रॉ करें, कॉमन टेंजेंट कैसे होगा, ये देखिए, ये है कॉमन टेंजेंट। अगर एक कॉमन टेंजेंट हम ड्रॉ करें टू द ऑल द स्फीयर दैट नोन एज अ न्यू पोजीशन ऑफ दैट वेव फ्रंट, ये क्या होगा, एक न्यू पोजीशन होगा किसका, वेव फ्रंट का। यही क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट कहलाएगा। और ये जो है ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये जो टर्म है, ये जो इस पे बन रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। तो यहां से हम कुछ टर्म को डिफाइन करते हैं। यह टर्म डिफाइन है आपका, देखिए सर वेव फ्रंट क्या होगा, कितने तरीके से आप बता सकते हैं वेव फ्रंट क्या होगा, क्या बता सकते हैं। वेव फ्रंट को हम अगर डिफाइन करना हो कैसे डिफाइन करेंगे, द लोकस ऑफ all points which oscillating in same phase is called wave front। कहने का मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट हैं उनके लोकस लीजिए और जो किसमें हो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, वही क्या कहलाएगा कि हमारा वेव फ्रंट कहलाता है। या एक और वर्ड में हम इसको और तरीके से बोल सकते हैं, द सरफेस कोई ऐसा सरफेस है which have constant phase, क्या हो, कांस्टेंट फेज हो, इज नोन एज वेव फ्रंट। वो भी क्या कहलाएगा, हमारा वेव फ्रंट कहलाएगा। दो बातें देखिए, दोनों तरीके से आप इसको बता सकते हैं। पहला क्या हुआ कि एक सोर्स होगा, प्राइमरी सोर्स होगा, और इस प्राइमरी सोर्स से यहाँ पे एक वेव फ्रंट बना है, पहला वेव फ्रंट है वही। अब वही सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, इस पे जितने पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सोर्स होंगे फॉर द सेकेंडरी डिस्टर्बेंस के लिए। और इन्हीं पॉइंट से क्या होंगे, हमारे वेवलेट्स जो है बाहर निकलते हैं। अब वेवलेट कैसे हैं, स्फेरिकल है, और इन वेवलेट पे अगर ये जो वेवलेट निकल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। और इस पे एक कॉमन टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, दैट इज द न्यू पोजिशन ऑफ दैट वेव फ्रंट। फिर ऐसा आगे होगा, फिर यहाँ से क्या होंगे, इसके सभी जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होंगे। इन्हीं पॉइंट से वेवलेट निकलेंगे, उन पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से वेव जो है आगे बढ़ेगी। दैट इज द थ्योरी ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल यही बताना चाह रहे थे, और यही है टॉपिक। तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल है, लेकिन हाइजेंस प्रिंसिपल क्या थे, ये 1679 के आसपास थे। और उस समय हमारी जो थ्योरी चल रही थी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में, वो क्या था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन या एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर ये थ्योरी सही है वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से, तो ये क्या करना चाहिए, उसको भी सेटिस्फाई करें। ऐसा नहीं कि नई थ्योरी बनाया वो अपने में काम कर रही है अलग से, उस पर वो थ्योरीज पुरानी जो काम नहीं कर रही, तो वो ऐसा थ्योरी तो माना नहीं जाएगी, क्योंकि वो सही चल रहे हैं, उस पर प्रैक्टिकल हुए हैं, वो सब काम करते हैं और सही भी हैं। तो सेम इसी तरीके से जो है इस पर भी हम ध्यान रखेंगे, क्या ये थ्योरी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेगा। बाद में इस पे और भी काम किया गया कि इसको सेटिस्फाई, लेकिन आपके सिलेबस में लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही काम होगा, जो उन्होंने किया था, क्योंकि 1679 की बात है। और बाकी जो फिनोमिना है, जैसे इंटरफेरेंस है, ये लगभग 1801 से 3 के बीच में हुआ था, ठीक है। डिफ्रैक्शन है 1818-15 में हुआ था। पोलराइजेशन है 1808 में हुआ था। मतलब ये सब की बातें तो बहुत दूर की हैं, क्योंकि वो उस समय थे भी नहीं। लेकिन हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फिनोमिना को क्या ये सेटिस्फाई करेंगे इस थ्योरी के हिसाब से। तो आइए देखते हैं क्या ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को सेटिस्फाई करेंगे या नहीं करेंगे। पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिंपल सा आप जानते होंगे, एक आप जो पेंसिल फंसा के आप बनाते हैं, ठीक है, तो उससे आप जो है उससे ड्रॉ करिए, स्केल रखिएगा अपने पास, उसी से होगा। बाकी हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कैसे होगा। प्रोटेक्टर बोलते हैं, ठीक है,
आइए, तो इस पे हम लेंगे क्या, एक इंटरफेस लेंगे जहाँ पे मान लेते हैं कि लाइट वहाँ से जो है रिफ्लेक्ट होगी। ये है पॉइंट, ये लाइन है। अब लाइट कहाँ से आ रही, मान लेते हैं एक वेव फ्रंट है, इनिशियल वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कहीं सोर्स कहीं होगा और बहुत दूरी पे हमने अभी बताया वो कैसा वेव फ्रंट बन जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। भाई सोर्स काफ़ी दूर है तो ये कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। पांचवा पॉइंट यही था हमने बताया। तो मान लेते हैं हमारा वेव फ्रंट कुछ ऐसा बन रहा है, ये है हमारा वेव फ्रंट, और ये वेव फ्रंट का नाम क्या रखेंगे हम, ए एंड बी। और यहाँ से क्या है, रे हमारी कुछ ऐसे चलेगी, ये है वेव फ्रंट पे जो, भाई रे हमेशा कैसा होगा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा। भाई मैंने बताया था आपका, जो वेव की डायरेक्शन है वो किधर होगी, एनर्जी की डायरेक्शन किधर होगी, वेव फ्रंट के हमेशा परपेंडिकुलर। जो हमारा ए बी है वो क्या कहलाएगा, ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा, वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट कहलाएगा। ओके, अब देखिए, या इन सबको रे को हम अगर ऐसे रे के फॉर्म में देखें, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंसिडेंट। ये तो हम पहले ही इसका प्रूविंग कर चुके हैं, बहुत पहले से किया था। ओके, मान लेते हैं कि जो मीडियम इसके यहाँ पे है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन फिनोमिना हो रही, तो भाई नीचे का हमसे मतलब नहीं, ऊपर ही देखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्शन होगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो वेव की वेलोसिटी है, जो वेव की वेलोसिटी है वो कितनी है, v। v को हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव। इस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ वेव है कितना है, v। तो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो इनिशियल वेव फ्रंट है वो किस टाइम पे है, इनिशियल वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं जब क्या है, t इक्वल्स टू 0 पे मान लेते हैं। ये पहला जो है यहाँ पे पॉइंट जो बना है a, ये कब की बात कर रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0। अब मान लेते हैं किसी समय, किसी टाइम पे क्या होगा, अब हमारी ये वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं किसी समय t की बात कर रहा हूं, जब हमारा वेव क्या हो, यहां पहुंचेगा। ये कब की बात कर रहा हूं, किसी समय t की बात कर रहा हूं, ये 0 पे है, ये t पे। अब नया वेव फ्रंट हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको रखिए निप को, और पेंसिल से हम यहाँ पे एक कट लगाएंगे। ये कितना डिस्टेंस होगा, भाई वेलोसिटी v है और किसी समय t की बात कर रहा हूं तो कितना डिस्टेंस होगा, ये vt होगा। भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाल सकते हैं ना, vt ही होगा। सिमिलरली हम एक काम और करेंगे, उसी तरह से vt डिस्टेंस यहां पे हम कट करेंगे। ठीक है, ये भी चलेगा, vt उतनी ही डिस्टेंस होगा यहाँ पे, और इसको यहाँ पे रखिए और पेन यहाँ से कट करिए पेंसिल से, ये पॉइंट। और इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, और दैट इज हम कहते हैं कॉमन टेंजेंट टू द ऑल द जो स्फीयर बन रहे हैं। और यही जो टेंजेंट होगा, ये जो टेंजेंट बनेगा हमारा यहाँ पे, ये जो टेंजेंट बन रहा है यही क्या कहलाएगा हमारा, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट होगा। ये न्यू पोजीशन होगा किसका, वेव फ्रंट का। देखिए कुछ ऐसा बनेगा, आप पेंसिल से बनाइए और अच्छा बनेगा कॉपी में। और ये भी कितना होगा, ये भी vt होगा। और इस वाले वेव फ्रंट को मान लेते हैं, ये वेव फ्रंट कितना है, c एंड d। अगर वेव की डायरेक्शन बात करें कि किधर जाएगा ये, तो हम जानते हैं कि वेव फ्रंट की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन। तो इसे हम बोल सकते हैं क्या, जो CD है वो कैसा वर्क करेगा, दैट इज रिफ्लेक्टेड। यहाँ रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। या इसे बोलेंगे हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड रेज भी बोलते हैं। साथ साथ दोनों देखते रहते हैं ना, ऐसा होगा। अच्छा, इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए और आई भी होगी। अब ध्यान समझिए, हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट AB लिया, जिससे होके हमने क्या किया, एक नया वेव फ्रंट बनाया CD। AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है, और CD लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, CD क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वो इंसिडेंट रे है
और ये क्या है रिफ्लेक्टिव, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे वेव फ्रंट के। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप लोग, बाकी का बहुत सिंपल है यहाँ पे। अगर हम इसको ध्यान से देखें, एक नॉर्मल बनाते हैं इसी पे, अगर कहते हैं ये एंगल, और हमको पता है भाई रे अगर मान रहे ये क्या है एंगल, मान लेते हैं आई, भाई इंसिडेंट यही तो एंगल होगा, ठीक है, इंसिडेंट एंगल तो यही होगा। अगर ये आई है तो ये कितना होगा भाई, टोटल कितना, मैंने कहा ये परपेंडिकुलर होगा ए बी के, इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 90 है। अगर ये आई है तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा, बोलिए। अगर ये हमारा आई है तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा, हाँ। और फिर अगर ये 90 माइनस आई है, अब हम जानते हैं यहाँ से ये लाइन से ये लाइन, देखिए ये दोनों परपेंडिकुलर है भाई, ये नॉर्मल है ना इस पे, जब ये प्लेन है ये क्या है नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कितना होगा हमारा, ये पूरा ये हमारा हो जाएगा दैट इज आई। बताइए ये समझ में आया कि नहीं, ये एंगल आई होगा, ये बताइए मुझे, ये एंगल आई होगा कि नहीं। ठीक है, अगली बात देखिए, सिमिलर तरीके से अगर हम क्या करें कि एक नॉर्मल यहां ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट पे, ये नॉर्मल है, यहां भी नॉर्मल है। अगर ये एंगल हमारा क्या है, एंगल आर है, अगर ये एंगल आर है, यहां से ये वेव फ्रंट है सी डी, जिसपे ये क्या होगा, जो प्रोपगेट कर रही है वो कौन सा डायरेक्शन, 90 डायरेक्शन में होगा। तो अगर ये आर है तो ये वाला कितना होगा, दैट इज 90 माइनस आर होगा कि नहीं, 90 माइनस आर। और तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा आर, और ये आपको अंदाजा होगा, ये तो परपेंडिकुलर चल रहा है, ये हमारा क्या होगा 90 होगा, ये भी हमारा कितना होगा 90 होगा। इतनी बात आप पहले देखिए ध्यान से, क्या ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। चलिए अब हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी एंड सी, इन दोनों ट्रायंगल में हम देखते हैं तो क्या होगा, इसको मैं अलग अलग बनाता हूं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना रहा हूं। तो देखिएगा ये है लाइन एंड यहां पे जाएगा हमारा ये पॉइंट, ये हमारा VT है, ये लाइन VT है, और ये हमारा AB है, और ये हमारा क्या होगा C होगा। सिमिलरली ADB को बनाते हैं, ADB ये हमारा है एंड दैट ये हमारा C है, ये D है और ये A, और ये हमारा जो लाइन है यहाँ पे कितना बना रहा है, दैट इज VT, ये 90 होगा, ये 90 है, और ये दोनों लाइन हमारी सेम होगी और ये एंगल सेम। मतलब कहने का दो साइड और एक एंगल दोनों ट्रायंगल में सेम होंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी, कहने का मतलब ट्रायंगल ए, फिर समझिए दो साइड्स, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों कॉमन है, ए सी दोनों में कॉमन है, VT दोनों में कॉमन है, और ये एंगल यह है सेम। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ADC both are congruent triangle, मतलब सिमिलर शेप के और साइज के ट्रायंगल है। हम इसको सिंबल से अगर दिखाना चाहें तो कहेंगे ABC क्या होंगे, कुछ सिंबल ऐसा होगा, ट्रायंगल ADC के बराबर। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, शेप क्या होगा सेम होगा, साइज भी सेम होगा। अगर ऐसा होगा उनका जो रेशियो होता है वो भी क्या होगा हमारा सेम होगा साइड का। या हम दूसरी बात ये करें कि इनके जो अपोजिट एंगल, जो एंगल होंगे या जो साइड सेम होगा
अपोजिट साइड के उसके सामने का जो एंगल होगा वो भी सेम होगा। अगर ध्यान समझें तो ये एंगल यहाँ पे कितना है, आई है, और ये कितना है, दैट इज आर। देखिए यहाँ से देखिए, हमने ये ए बी सी बना है, ये एंगल कितना है, आई है, और ये क्या है, ए डी सी, दैट इज आर। सो द एंगल अपोजिट टू सेम साइड, सेम साइड का मतलब क्या है, वी टी दोनों हैं, सेम साइड आर इक्वल। कहने का मतलब पहला नियम बोलते हैं, दूसरा नियम बोलिए, एंगल आई क्या होगा, आर के क्या है, इक्वल है। अब सेकेंड बोलिए, हाँ सेकेंड रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। एंगल आई हमारा क्या होगा, आर के इक्वल होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये आपको एक पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात और समझना है आपको, जैसे मैं किसी पेपर से दिखाता हूँ, ये जितनी लाइनें हैं, जैसे देखिए वेव फ्रंट जो आ रहा है वो ऐसा है, प्लेन हमारा ऐसा है, और जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हमारा ऐसा है। कहने का मतलब ये जो तीनों प्लेन हैं, ए बी ए सी जो है और सी डी, ये सभी क्या हैं, परपेंडिकुलर होंगे प्लेन ऑफ बोर्ड, या आप अगर अपने हिसाब से कॉपी में लिख रहे हैं तो प्लेन ऑफ पेपर होगा। अगर ये तीनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं प्लेन ऑफ बोर्ड के, तो बताइए ये जो रे आ रही है, ठीक है, या जो मैं कहूँ प्रोपगेशन है, जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के। ये जो रे जा रहे हैं ये क्या होगा, प्रोपगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होंगे सी डी के। या मैं कहूँ जो ए सी है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, इस प्लेन के। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, या मैं कहूँ रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, और ये हमारा सेकेंड रूल है किसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। ओके, समझ रहे होंगे। चलिए देखते हैं। तो ये हम दूसरा का देखेंगे क्या होगा, द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी था ये, देखिए इंसिडेंट वेव फ्रंट ये ऐसा ही होगा, ए बी कैसा होगा, इस तरीके से, ठीक है। इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड ए सी हमारा ऐसा होगा, जो कि बोर्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, और सी डी भी ऐसा होगा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा, दैट इज सी डी माना था, ये सी डी है, सी डी एंड प्लेन इंसिडेंस, प्लेन बोल सकते हैं, प्लेन क्या होगा, ये ए सी है। देखिए जो ए सी बना है, ए सी क्या बोलेंगे, ए सी कैपिटल में लिखिए, ए सी आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैं बोर्ड लिख रहा हूं, आपके लिए क्या होगा, आप पेपर में लिख रहे हैं, कॉपी में लिख रहे होंगे, दैट इज द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ बोर्ड। इतना ध्यान रखिए, इतना समझिए क्या मैं कह रहा हूं, कि जो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है ए बी, या हम कहें कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या है, सी डी होगा, यहाँ पे ये सी डी है, क्या होगा, सी डी, ये सभी क्या होंगे, और क्या होगा, ए सी, जो भी ये प्लेन बन रहे हैं क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे किसके, प्लेन ऑफ बोर्ड के। दैट मीन्स जो इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंट रे, अब जो रे आ रही है उस प्लेन पे वो क्या होगा, इंसिडेंट रे इज परपेंडिकुलर टू, क्या होगा, इंसिडेंट परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के, या हम कहें हम क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट के, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। बात समझिए।
कह रहा हूं कि जो इंसिडेंट रे होगा इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी एंड रिफ्लेक्टेड रे, फिर से देखिए आप लोग, ये रे क्या होंगे ए बी के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टेड वे क्या होंगे सी डी के परपेंडिकुलर, और ये नॉर्मल क्या होगा इसके परपेंडिकुलर, यही मैं लिख रहा हूं आपको। एंड रिफ्लेक्टेड रे या रेज लिख दें इज परपेंडिकुलर टू देखिए, या तो हम ए बी सी डी डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये क्या होगा, इंसिडेंट रे क्या परपेंडिकुलर होंगे प्लेन ऑफ ए बी, ऐसा लिखिए प्लेन ऑफ ए बी की परपेंडिकुलर होगा। और ये क्या होगा, दैट रिफ्लेक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सी डी होगा, यहाँ पे प्लेन ऑफ सी डी जो कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। एंड नॉर्मल is perpendicular to the plane of, कौन सा प्लेन, जो नीचे है ए सी, इन सभी के क्या होंगे, ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे। अब इसका मतलब क्या है, अगर इंसिडेंट रे उसके परपेंडिकुलर है, रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये सभी क्या है परपेंडिकुलर है कि प्लेन ऑफ बोर्ड के, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी लाई करेंगे किसके, प्लेन ऑफ बोर्ड में, मतलब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। यही हमारा दूसरा या पहला नियम है आपका क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। तो यहाँ पे हम पहला और दूसरा नियम जो है दोनों इसी से आ जाते हैं। आइए आगे लिख लेते हैं। 10 द इंसिडेंट रे and reflected rays and normal all lies in the same plane। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है पहले से कि इंसिडेंट रे आई, ये है इंसिडेंट रे ऑप्टिक्स से पढ़ा था। इंसिडेंट रे ये नॉर्मल है, अगर आई एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर एंगल बना रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। ऑल लाइज इन द सेम प्लेस, और इसका दूसरा क्या है, एंगल आई एंगल आर के इक्वल है। हमने दोनों चीज़ें इसमें देख ली। तो ये था हाइगन्स प्रिंसिपल के वेव फ्रंट थ्योरी, या इस थ्योरी को मानते हुए हमने रे ऑप्टिक्स के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नियम को, इसकी प्रूविंग कर सकते हैं। हाँ ये भी सही है, इसका मतलब ये जो नियम है ये काम कर रहा है। ये तो हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूल है वो काम कर रहा है, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हाइगन्स प्रिंसिपल से आ जा रहा है। चलिए एक बात और इसमें है कि क्या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी इसी रूल से हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होगा या नहीं। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यहां पे मैं दो मीडियम की आवश्यकता होगी। आपको पता है रिफ्रैक्शन फिनोमिना क्या होगी, एक मीडियम होगा जो कि इंटरफेस होता है दोनों मीडियम का, और लाइट जब वन मीडियम से सेकेंड मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि अगर वो रेयर है मीडियम में लाइट है और डेंसर मीडियम में जा रही है तो क्या करेगा, वो नॉर्मल की ओर बेंड होगा। अगर वो डेंसर मीडियम में है, रेयर मीडियम में जाते हैं, नॉर्मल से दूर हो जाएगा। तो ये नियम जो है इससे हम देखते हैं क्या ये भी काम करेगा इस पर। मान लेते हैं ये हमारा एक इंटरफेस है, मान लेते हैं ये पहला मीडियम हमारा है μ1 और ये दूसरा मीडियम है μ2। अगर हम बोलें कि इसमें वेलोसिटी v1 है लाइट की और इसमें क्या है v2, एक मीडियम में लाइट का जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान रहे हैं μ1 मान रहे हैं, दूसरे मीडियम में μ2 मान रहे हैं। उस मीडियम में वेलोसिटी है v1 और ये क्या है v2। अगर हम ऐसा मान लें कि जो हमारा ये मीडियम है वो कैसा है कि भाई μ2 जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि μ2 क्या है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का ज़्यादा है पहले मीडियम से। अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पे ये भी जान सकते हैं कि जो हमारा तो मीडियम अगर ये ज़्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये डेंसर मीडियम होगा, और डेंसर मीडियम में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, किससे, v2 क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा किससे, v1 से। डेंसर मीडियम में क्या होगा, लाइट की स्पीड घट जाएगी। अरे सिंपल सा ऐसा है जैसे आप खाली रोड पे दौड़ें तो तेज़ दौड़ सकते हैं, पानी में दौड़िए कि यहाँ तक पानी भरा आप दौड़ रहे हैं तो उसमें क्या स्पीड आपकी स्लो हो जाएगी। सेम ऐसा लाइट के साथ है कि जब उसका डेंसर मीडियम में आता है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसमें भी सेम फिनोमिना होगा, थोड़ा सा अंतर होगा, बहुत छोटा सा है ये। मान लेते हैं कि ये हमारा जो है एक इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट है, प्रोपगेशन की डायरेक्शन ये होगी वेव की, क्योंकि वेव फॉर्म में हम मान रहे हैं ये, ओके। और ये बात मैं कर रहा हूँ कब, जब ए पॉइंट हमने माना है, तो ये बात कर रहा हूँ t इक्वल्स टू 0। हमारा मान लेते हैं ये कहीं सोर्स पॉइंट दूर रखा हुआ है, तो उसके लिए कैसा होगा, ये प्लेन वेव फ्रंट होगा। तो वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से ए बी जो है वेव फ्रंट आया, और आने के बाद जो है यहाँ से आगे देखते हैं नया वेव फ्रंट कहाँ बनेगा। अब यहाँ पे देखिए ये फिनोमिना में क्या है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं। तो ये जो रे है ये क्या करेगा, मान लेते हैं अब किसी समय टी की बात करता हूँ कि जो है यहाँ से जो है हमारा जो वेव फ्रंट है, वेवलेट है, यहाँ बढ़ते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे रखिए उसके निप को, पेंसिल से हम कट करेंगे, और ये कट करेंगे कुछ यहाँ पे आएगा लगभग, मान लेते हैं ये आया, ऐसा बना। ये डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज v1t। अब आपको पहले ही जानना होगा कि जब v1 ज़्यादा है किससे, v2 से, तो ये t समय में ज़्यादा डिस्टेंस तय करेगा, ज़्यादा डिस्टेंस होगा। और देखिए दूसरा क्या होगा, अब उसी तरीके से क्या होगा कि v2 से मल्टीप्लाई करिए t से, जितनी वेलोसिटी होगी उस मीडियम में, उसको अगर हम कट करेंगे, मान लेते हैं वो कहीं कट करता है, ऐसे कट करेगा, मान लेते हैं इस पॉइंट पे कट कर दिया, यहाँ पे ऐसा स्फेरिकल बना। अब दोनों पॉइंट्स हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ये टेंजेंट ये है, ये कहाँ पे मिलेगा हमें, इस पॉइंट पे, जहाँ पे इसका टेंजेंट एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम छोटा बना देते हैं, मान लेते हैं ये यहाँ पे ऐसे बना, और ये टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया। आप देखिए यहाँ पे हम आप करने की जरूरत नहीं कि हम खुद से बना रहे हैं तब ये होगा, लेकिन आप देखिए इस फिनोमेना को अगर इस पर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं क्या होगा कि रे क्या हो रही है, बेंड हो जा रही है, और किधर आ रही है, नॉर्मल की ओर आ रही है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में आ रहा है। और हम कहते हैं कि वेव फ्रंट, जब ये हमारा जो वेव फ्रंट होगा उसके आगे का जब प्रोपेगेशन होगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा इसके, मतलब ये तो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो मतलब ये कैसा आ जाएगा, ये। तो ये हमारा नया वेव फ्रंट बना, दैट इज सी एंड डी, सी एंड डी। ये भी 90 होगा और ये भी 90, और ये जो होगा ये कितना होगा, v2t होगा, v2t। भाई ये v2t है और ये कितना होगा, v1t। जहां पे जो हमारा ए बी होगा वो कितना होगा, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट, और सी डी क्या कहलाएगा, दैट इज रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, कॉन्ग्रुएंट वगैरह सो नहीं करना, बड़ा सिंपल सा है। देखिए ये दोनों में कॉमन होगा। अच्छा ये बताइए, अगर ये अभी वैसे ही बात करते हैं, ये क्या है, आई है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा, और ये कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं कहूँ तो ये क्या है, ये वाला जो एंगल होगा भाई रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये एंगल हमारा कितना हो जाए, ये सॉरी एक सेकेंड, इसको सीधा बनाइए, ठीक है। अगर हम कहें कि जहाँ से ये रिफ्रैक्शन फिनोमेना हो रही है, ये क्या बोलते हैं हम इसको, चलिए बोल देते हैं आर, बोल देता हूँ, ये आर है। अगर ये आर है, ये कितना होगा, 90 माइनस आर होगा, और ये कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा।
सिंपल सा, ये आई बना, ये आर बना। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों को बनाते हैं अलग अलग। देखिए क्या होता है, ये हमारा ए बी बना, देखिए ए बी है, ए बी, और यहां से हमारा जाता है ए डी, ए डी, ए बी एंड ए डी। और ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, यहां से ये डॉट डॉट बनाइए, ये हमारा ए डी हुआ पॉइंट ये है, और ये डॉट डॉट होगा, देखिए और ये कितना है V1T। यहाँ पे जो एंगल है ये I है, और ये क्या है परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ओके, सिमिलरली बनाते हैं ए जैसा है वैसा बनाते हैं, ए सी डी को, ए सी डी को बनाइए, यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे बनाएंगे। चलिए ये हमारा है, ये हमारा हो गया ए डी, और ये हमारा पॉइंट होगा ए सी, ए सी, और ये जो लाइन जा रही है यहाँ पे दैट इज मान लेते हैं ये क्या है ए डी, थोड़ा छोटा बना रहे हैं लेकिन आप समझिए वही है, ठीक है, ए डी सी, और ये हमारा कितना होगा 90 होगा, और यहाँ पे एंगल कितना होगा आर होगा, ये हमारा होगा V2T होगा, और ये ए डी देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल देखिए यहीं से हमने बनाया, अलग अलग किया है बस। अब सिंपल सा दोनों में क्या करिए, साइन आई निकालिए, साइन आई इसमें निकालते हैं, साइन आर उसमें निकालें, साइन आर यहाँ पे निकालें, साइन आई हम इसमें से निकालेंगे, ए बी डी से साइन आर निकालेंगे, ए सी डी से निकालिए, कितना होगा साइन आई, साइन आई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए V1T अपॉन ए डी, ये होगा। अगर आर निकालें इसमें से निकालें तो कितना हो जाएगा, ये पड़ेगा परपेंडिकुलर, दैट इज V2T अपॉन अपॉन हाइपोटेनियस, कितना होगा ए डी। और बस कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर, ये कितना हो जाएगा V1T अपॉन डी ए डी अपॉन V2T अपॉन ए डी, ये दोनों कट जाएंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा साइन आई अपॉन साइन आर, ये इक्वल होगा V1 एंड V2। और देखिए अगर हमको पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रिलेशन होता है वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट एंड वेलोसिटी इन मीडियम से, ये रिलेशन होगा, तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते इसको कि V1 इक्वल्स टू सी अपॉन μ1, मतलब पहले मीडियम के लिए, दूसरे के लिए क्या लिख सकते हैं C अपॉन μ2। इसको जब यहाँ पे रखेंगे V1 V2 की जगह रखिए तो ये क्या बन जाएगा μ2 अपॉन μ1 बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। और ये जो क्या होता है कांस्टेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा रूल है जो कि आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में इंपॉर्टेंट रूल है, और सेकेंड रूल आप जानते हैं वही होगा सेम जो पहले वाले में करवाया है, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है हाइगन्स प्रिंसिपल से हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को भी जो है डेरिवेट किया जा सकता है, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब रूल सही है, काम कर रहा है। इसी सीरीज में हम जो है इस फिनोमेना को करने के बाद अब थोड़ा सा कुछ जो है इस पे अलग बातें होंगी, जिसे बोलते हैं हम लोग आपके सिलेबस में इंटरफेरेंस क्या होगा। ये हमारा हो गया हाइगन्स प्रिंसिपल, यही था जो आपने पढ़ रखा था। चलिए एक नया टॉपिक हम देखते हैं, इंटरफेरेंस क्या है।
इंटरफेरेंस क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण, इंग्लिश में बोलेंगे इंटरफेरेंस। ये फिनोमिना क्या है? इस पर जो है जो एक्सपेरिमेंटल मेथड से प्रूव किया गया, एक नियम दिया गया उनके यंग्स के द्वारा दिया गया था, उसे नाम दिया गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसके हिसाब से जो है ये लगभग 1801 1803 के बीच में हुआ। उस फिनोमिना को कैसे देखेंगे, वो एक्सपेरिमेंटल मेथड था, क्या ये सही होता है वेव थ्योरी के हिसाब से काम कर रहा है, तो हाँ काम किया एक्सपेरिमेंटल मेथड से। और बाकी उस समय भी उनको भी जानकारी यही थी कि लाइट क्या है, मैकेनिकल वेव है, और बल्कि वो क्या मांगते थे, लाइट को लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के किया गया था एक्सपेरिमेंट ही। लेकिन एक्सपेरिमेंटल था, इससे उतना फर्क पड़ा नहीं, जो कि एक्सपेरिमेंट पे आ रहा है उन्होंने उसका रिजल्ट बताया, तो उससे उनकी थ्योरी क्या सोचते हैं वो लाइट के विषय में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो ये क्या बता रहा हूँ मैं, यंग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने क्या लाइट को मैकेनिकल वेव माना था, दूसरा क्या उन्होंने पहले लॉन्गिट्यूडनल वेव मान के किया था। वो लगभग 1817 के आसपास उन्होंने कहा क्या है ट्रांसवर्स वेव है, वो भी तब जब एक मेलस थे जो कि 1808 के लगभग लाइट का पोलराइजेशन शो किया था। अब पोलराइज किसको किया जा सकता है, केवल ट्रांसवर्स वेव को, तब उन्होंने कहा लाइट क्या है मैकेनिकल एंड ट्रांसवर्स वेव है। तो ये सब थ्योरी उनके दिमाग में जो चल रहा था उसके हिसाब से थ्योरी हमारी दी गई है। चलिए देखते हैं कि इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या होती है। तो इंटरफेरेंस क्या कहते हैं, द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू आर मोर कोहेरेंट सोर्सेज इज नोन एज इंटरफेरेंस। तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन है किसका, लाइट एनर्जी का, किसकी वजह से, जब दो लाइट हो या ज़्यादा हो उससे वो सुपर इम्पोज होते हैं या सुपरपोज करते हैं, तो क्या करते हैं फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज, टू आर मोर कोहेरेंट सोर्सेज, तो यहाँ पे क्या होगा इंटरफेरेंस फिनोमिना होगी। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा अच्छे से। क्या कहा गया था, द फिनोमिना ऑफ redistribution of light energy। लाइट क्या है, एक एनर्जी है, लाइट एनर्जी ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट waves from two or more coherent sources is called an interference। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ध्यान से इसको डिफाइन करना सीखिए, पहले आप डिफिनेशन हमेशा याद किया करिए अच्छे से। क्या कर रहा है, द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू और मोर कोहेरेंट सोर्सेस इज नोन एज इंटरफेरेंस। यहाँ पे अब दो बातें जो आपको पता होनी चाहिए और होगा नहीं जो मुझे बताना होगा आपको, ये तो डिफाइन करेगा डिफिनेशन को। पहला क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये क्या है, पहला क्या है कि भाई सुपरपोजिशन क्या है, पहली बात ये है। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे कोहेरेंट सोर्स क्या है, ये दोनों बातें जो है फर्दर डिफाइन करेंगे, जिससे आपको ये डिफिनेशन आपको और क्लियर हो कि भाई द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू आर मोर कोहेरेंट सोर्सेस, सुपरपोजिशन क्या है या कोहेरेंट सोर्स क्या है, इज कॉल्ड एन इंटरफेरेंस। तो पहले इन दोनों के बारे में हम जानेंगे, क्या है सुपरपोजिशन थ्योरम, क्या है कोहेरेंट सोर्स। ऐसे इसी में देखते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या है, यहीं पे लिखते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या है। देखिए हम कोहेरेंट सोर्स का मतलब ये है, कोहेरेंट सोर्स दो सोर्स ऐसे हों जो लाइट इमिट करें, और उन जो इमिट कर रहे हैं सोर्स वो क्या हों,
उनके जो फेज डिफरेंस हो वो टाइम के साथ चेंज ना हो, ऐसे सोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं। तो आपके मन में आ रहा है अगर दो सोर्स हैं तो हम दो सोर्स अलग अलग लेते हैं और उनसे हम क्या करते हैं, दो कोहेरेंट सोर्स बन जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, हम किन्हीं भी अलग अलग दो सोर्स से हम दो कोहेरेंट सोर्स हम नहीं बना सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते, कितनी भी अच्छी कंपनी का रॉड हो, बल्ब हो, हम नहीं बना सकते। क्यों कोई ना कोई उसमें जैसे फ्रीक्वेंसी अलग होगा, कितना भी अच्छे से बनाए वो हम बना ही नहीं सकते, उसके फेज डिफरेंस हमेशा अलग होंगे। तो कोहेरेंट सोर्स हम कैसे बनाएंगे या क्या होते हैं, तो कहेंगे टू सोर्सेस which emits wave which do not change emit waves and phase of these sources does not या do not change with time is called कोहेरेंट सोर्स। तो ये हमारे कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं। हम किसी भी दो अलग अलग सोर्स से कि हम दो अलग हम बल्ब लाते हैं या उससे हम कोहेरेंट सोर्स बनाए, नहीं बनेगा। ठीक है, उसका आंसर सीधा सीधा है, नहीं बनेगा। तो बनेगा कैसे, उस पर हम देखेंगे कि भाई अगर बनाना है हमें कोहेरेंट सोर्स कैसे बनाएंगे। इसी में दूसरा पॉइंट है सुपरपोजिशन क्या है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेव का है, और जो कि आपने 11th क्लास में यूनिट 14 में पढ़ा होगा सुपरपोजिशन वेव क्या है। इनका कहना यह था कि व्हेन टू आर मोर वेव्स, अगर वो ट्रेवल कर रही हैं एक डायरेक्शन में, वो क्या करेंगे, सुपर इम्पोज अगर करते हैं तो उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस वेव का, जो रिजल्टेंट, भाई कई वेव हैं और जब सुपर इम्पोज करते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। यही कहलाता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो कहते हैं व्हेन टू और ज़्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर वेव्स आर superimposed then at any particular point the resultant displacement का साइट डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। उन सभी वेव के क्या होंगे, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। दैट इज क्या बोलते हैं उसको हम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मान के लिए कोई साई, इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसका, साई 1 एंड साई 2 का। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, अब वो कम होगा ज़्यादा होगा वो तो डिपेंड करेगा, जब हम वेक्टर सम करेंगे वहाँ पे हमें कोई स्पेसिफिक जो है वैल्यू दी हो तब हम देखेंगे। अब बात करते हैं सुपरपोजिशन। हमने बात किया, डिफाइन कर रहे थे हम डेफिनेशन को कि कोहेरेंट अगर सोर्स है क्या होंगे या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, दिखा। तो ये इस डेफिनेशन को आप समझ सकते हैं अच्छे से।
कि द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन, कई वेव जब मिलती हैं, ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू और मोर कोहेरेंट सोर्स, जब वो कोहेरेंट सोर्स ऐसे होंगे, इज कॉल्ड एन इंटरफेरेंस। तो कोहेरेंट क्या है, सुपरपोजिशन क्या है, हमने जान लिया। आइए जानते हैं कि आखिर हम कोहेरेंट सोर्स बना कैसे। भाई जब तक कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या है। आइए देखते हैं कितने तरीके से हम कोहेरेंट सोर्स जो है बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या होगा। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब इंटरफेरेंस का क्लासिफिकेशन वैसा ही होगा जैसे हम क्या करें कि जितने तरीके से हम क्या बना सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। तो लिखेंगे द क्लासिफिकेशन, द इंटरफेरेंस can be divided in two types as shown below। मतलब जितने तरीकों से हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं उतने तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम बोलते हैं क्या, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट टाइप क्या है, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से हम कोहेरेंट सोर्स बनाएंगे तो उससे इंटरफेरेंस होगा। दूसरा टाइप क्या हो सकता है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। ये दो तरीके से हम बना सकते हैं कोहेरेंट सोर्स का और उन्हीं से हम क्या कराएंगे, इंटरफेरेंस कराएंगे, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट एंड डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट कि भाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट ये फिनोमिना है क्या, आइए देखते हैं। अच्छा इससे एक बात और पहले जान लीजिए कि एक्चुअल में ये हमारे सिलेबस में है और ये हमारे सिलेबस में नहीं। इतना तो ध्यान रखना है ना, छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं आप, तो वो जितना है उतना देखते हैं, बाकी का हम नहीं देखेंगे। तो पहला हमारे डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हमारे सिलेबस में है, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं। वैसे तो है ही नहीं, कुछ भी थोड़ा सा है सब कुछ। चलिए तो पहला हम देखेंगे भाई डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है। तो हम डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट क्या है, तो इसमें बताया गया है कि इन दिस केस द टू कोहेरेंट सोर्स, या ज़्यादा भी हैं, टू कोहेरेंट सोर्स और ऑब्टेन्ड बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। जब हम वेव फ्रंट को डिवाइड करते हैं उससे हमें मिलता है और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, इसको डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट कहते हैं। एंड ये क्या होगा कि ये जनरेट हमें डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट्स होगा और इसको जो प्राप्त किया जा सकता है, दिस मेथड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन फिनोमिना। कहने का मतलब इन दिस केस, लिख लीजिएगा, इन दिस केस वी obtained the coherent source by division of wave front and it can be done by किससे किया जा सकता है, रिफ्रैक्शन फिनोमिना लगाएंगे जिससे हम डिवाइड करेंगे वेव फ्रंट को, या रिफ्लेक्शन फिनोमिना से करते हैं, या हम किससे करेंगे, एक टर्म और है उसे बोलते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे उसे डिफ्रैक्शन। अभी जान लीजिए कि डिफ्रैक्शन से भी हम क्या करते हैं, वेव फ्रंट बनाएंगे। क्या कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट हमारे सिलेबस में, इन दिस केस वी ऑब्टेन टू कोहेरेंट सोर्स बाय द डिवाइडिंग द वेव फ्रंट, बाय डिवाइडिंग
या डिवाइडिंग लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिवाइडिंग द वेव फ्रंट एंड इट कैन बी डन बाय द रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला जो जानते हैं, हम लोग सभी लोग परिचित हैं, क्या बोलते हैं उनको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दूसरा एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं फ्रेजनल। अगर बाकी कक्षाएं आपने देखी हैं तो वहां पर इनका हमारे द्वारा इसका नाम सुना गया होगा। फ्रेजनल बोलते हैं इनको, फ्रेजनल्स बाई प्रिज्म। एंड थर्ड वन इज दैट लॉयड, लॉयड ई नहीं होगा, लॉयड मिरर। ये सब इसके एग्जाम्पल है जिसमें हम क्या है, दो कोहेरेंट एक्सपेरिमेंट को करते हैं। कैसे? दो कोहेरेंट हम सोर्स जो मिलते हैं किसके द्वारा मिलेंगे? बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। तो हम जब इससे करते हैं तो इससे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से। और इंटरफेरेंस का ये एक अलग स्पेसिफिक टॉपिक है, और इसको हम सब तीनों एक्सपेरिमेंट को इसी तरीके से करते हैं। इनमें से केवल ये हमारे सिलेबस में है, ये दोनों नहीं, कभी पढ़ेंगे आगे कक्षाओं में। हैं बड़े अच्छे ये भी, फ्रेजनल एंड सिंपल से हैं, लेकिन हम हमारे सिलेबस में यही बात करेंगे हम इसके विषय में। लेकिन थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। एक बात और है कि हमने जब टॉपिक लिखा है उसको जान लेते हैं, नहीं तो वो रहेगा आपके मन में कि क्या था वो। देखिए, चलिए दूसरा इसी में हमने बताया क्या कि दूसरा टॉपिक होता है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये क्या होगा? इन दिस केस we can be obtained two coherent source by dividing the एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को डिवाइड करके मिलता है एम्पलीट्यूड, एंड it can be done by, कैसे किया जा सकता है? इसको किया जाता है बाई पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन से। पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्लेक्शन से करते हैं। इसको ऐसे ऑब्टेन किया जा सकता है। इसमें कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है। दूसरा क्या है? माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तीसरा है फैब्री-पेरेट इंटरफेरोमीटर। चौथा एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं, पैरेलल थिन फिल्म। पांचवा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वेज शेप्ड फिल्म। एग्जाम्पल मैं लिखवा रहा हूँ, आपके दिमाग में रहे कि हाँ ये होता है। क्योंकि देखिए, आप अगर सही में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए। जो हम जानते हैं तो 100% जानते हैं, जो नहीं जानते वो बहुत बड़ा है, उसको भी हम ध्यान में रखेंगे क्या नहीं जानते हैं।
तो ऐसा ना मन में आए कि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, बहुत छोटा सा सिलेबस है आपका, ये मन में आप रखिएगा, तो आपको शायद अपना सिलेबस थोड़ा छोटा लगे, वो है भी। इनमें से आपका कोई भी नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं पढ़ते हैं। हम इनमें से क्या पढ़ेंगे, केवल एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आइए देखते हैं। चलिए, क्या होता है यहाँ पे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या उसी को हम नाम रखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। दैट इज थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस। क्या होगा, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस क्या है? बहुत ध्यान समझेंगे, बड़ा आसान होगा, कोई टफ नहीं है इसमें। क्या है थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, इसके विषय में हम जानेंगे। थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस क्या है? इसमें हमने कोहेरेंट सोर्स हम मिलता है कैसे? बाय डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। हमें ये जो इसमें मिलेगा कोहेरेंट सोर्स, हम बताते हैं, अभी हमने बताया पूरा एग्जांपल लेके, ये क्या है, एक क्लास है जिसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। उसमें से केवल एक टॉपिक है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि वेव फ्रंट बनाया था कैसे, बाय द डिवाइडिंग द वेव फ्रंट। वो कोहेरेंट सोर्स मिले, उन्हीं दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे और हमें क्या होगा, इसमें इंटरफेरेंस फिनोमिना हो देखी जाएगी। तो कैसे बनाया होगा, कैसे उसको हम देख सकते हैं, आइए देखते हैं। इन्होंने कहा कि थोड़ा सा थ्योरी है, लिखते हैं क्या कि लेट अस कंसीडर, एक सोर्स उन्होंने लिया और सोर्स के साथ वो सोर्स कैसा लिया, मोनोक्रोमैटिक लिया। मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट। जो लाइट होती है क्या है, कई सारे वेवलेंथ होते हैं इसमें, ठीक है, रेंज ऑफ वेवलेंथ है, जिसमें विजिबल हम देख पाते हैं, बाकी को तो हम देख भी नहीं पाते। कुछ एब्जॉर्ब होती हैं बाय ओजोन लेयर्स, मतलब ऐसा नहीं बोले, हम क्या बोले, एक मोनोक्रोमैटिक लाइट हम लेंगे जो कि सोडियम लैंप से या इन सब से बनाया जाता है। सोडियम लैंप है, आज भी एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं सोडियम लैंप को। तो उन्होंने क्या किया, लेट अस कंसीडर, लिख ही लेते हैं इसको, लेट अस कंसीडर, या पहले फिगर बना के देख लेते हैं, उसके बाद आपको शायद लिखने में ज़्यादा आसानी होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया, ये सोर्स है हमारा, और सोर्स के सामने दो स्लिट बनाए उन्होंने। स्लिट का मतलब क्या है, ये जो स्लिट हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, मतलब लगभग उस वेवलेंथ के ऑर्डर के ही हैं, जो जिस वेवलेंथ का ये जो है मोनोक्रोमैटिक लाइट है, ये बनाया उन्होंने। ये सोर्स है हमारा, और जो सोर्स है ये क्या है, सोर्स ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ, हम वेवलेंथ भी मान लेते हैं, वेवलेंथ कितना है, वेवलेंथ लैम्डा। एक इन्होंने सोर्स लिया सिंपल सा, और सोर्स कैसा है, मोनोक्रोमैटिक है, जो कि यहां पे रखा। और ये जो सोर्स है, इन दोनों स्लिट को हम मान लेते हैं S1 है, ये क्या है, S2 है, ठीक है। इसको हेडिंग को हम, आप देख चुके हैं, हेडिंग को हम इधर डाल दें क्या, रुक जाइए, इस हेडिंग को इधर लिख देते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी हमें जगह की। यहाँ पे क्या होगा, लिख देते हैं यहाँ पे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस, ये हमारा हेडिंग है, ये टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक सोर्स लिया S, जो कि क्या है, इक्विडिस्टेंट, शब्द को सुनिएगा, इक्विडिस्टेंट कहाँ से है, S1 और S2 से। अच्छा, अगर ये इक्विडिस्टेंस है, ये हमारा सोर्स है, यहां से वेव हमारी चलेगी, वेव के फॉर्म में ही माना था, वेव चलेगी। अब वेव जब दूरी, इक्वल दूरी तय कर रही है, सिंगल वेवलेंथ मोनोक्रोमैटिक लाइट है, तो यहां पे पहुंचने पे S1 और S2 पे जब पहुंचेगा तो उसके लिए क्या होगा, उसके फेज क्या होंगे, सेम होंगे। इन सेम फेज में पहुंचेंगे टू रीचिंग एट पॉइंट S1 एंड S2 फ्रॉम द S। अगर हम मान लेते हैं किसी समय जो है T पे जो है दोनों जो वेव है यहाँ पे पहुंच जाते हैं, S1 और S2 पे, तो T पे हम मान लेते हैं उसका वेव का कुछ फॉर्म मान लेते हैं, जैसे कि साइन A साइन ओमेगा T बाई T, समथिंग जैसे ओमेगा T होता है, आप देखा होगा पहले भी।
तो ऐसा हम मान लेंगे। और उसके आगे उन्होंने क्या बनाया कि एक स्क्रीन बनाया यहाँ पे। अच्छा, ये S1 S2 बहुत दूरी पे नहीं है, ठीक है, ये अंदाजा रखिएगा। ये हम मान लेते हैं ये कितनी दूरी पे है, S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है, D है। और इससे काफ़ी, इन सब की अपेक्षा काफ़ी दूरी पे हमने क्या बनाया, एक स्क्रीन बनाया जिसे हम कैपिटल D दूरी पे बोलते हैं। एक स्क्रीन है जहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ये इंटरफेरेंस फिनोमिना जो है हमें दिखेगी स्क्रीन पे। और इसके मिड पॉइंट को हम यहाँ से, ये रे हम ऐसे बना रहे हैं, आप देखिएगा ये क्या है, हमने बस डिवाइड किया, एक सिंपल सी लाइन खींची है भाई, मिड पॉइंट ये है, यहाँ से हमने इसे लाइन खींची। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है P0, सेंटर है स्क्रीन का जहाँ से रखा हुआ है। कहने का मतलब इसकी दूरी ये भी इक्वी डिस्टेंट होगा, S1 और S2 से P0 क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट ही होगा, अगर सेंटर पे हमने खींचा है परपेंडिकुलर। अब मान लेते हैं कि किसी समय एक जो सुपर इम्पोज होते हैं वो किसी पॉइंट पे होते हैं, मान लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पे है, ये यहाँ पे है P पे। ये यहाँ पे वेव जो है, दोनों वेव सुपर इम्पोज होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को हम अगर यहाँ से देखें, ये दूरी कितनी होगी, मान लेते हैं ये पॉइंट C है, अगर मान लेते हैं कि ये P सेंटर से कितना x दूरी पे है, ये x दूरी पे है, तो बताइए ये कितना होगा, S1C, दैट इज कितना हो जाएगा, अगर ये x है तो ये कितना है, x माइनस D होगा। यहाँ की बात कर रहा हूँ C एन S1 की, बनाए रखिए, अभी सब काम आएगा। अब मैं जो थ्योरी लिखवाऊंगा वो आपके समझ में आएगा, या मैं बोल दूँ तो आप लिख लेंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, आप लिखिएगा, उसको लिख लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोलूँगा, आप समझ लीजिएगा। क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ सोर्स S which is monochromatic of wavelength lambda, and S1 and S2 are two slits which are equidistant, शब्द लिखिए equidistant, equidistant from S, ठीक है, S से क्या है, equidistant पे है। एंड द लाइट बीम, वर्ड लिखिएगा, लाइट बीम फ्रॉम सोर्स रीचिंग एट पॉइंट S1 एंड S2, कहां पहुंचता है लाइट बीम, S से, सोर्स से, जो मेन सोर्स है वो कहां, S1 और S2 पे पहुंचेगा, इन रीचिंग इन द सेम फेज, क्योंकि इक्विडिस्टेंट पे तो सेम फेज में पहुंचेंगे। तो ये दोनों क्या है, सेम फेज में हमें मिल गए दो S1 एंड S2 सोर्स, और दोनों क्या है, सेम फेज में होंगे। फुल स्टॉप करिएगा, आगे लिखिएगा, लेट एट एनी इंस्टेंट वी कैन अज्यूम दैट द लाइट वेव कहां पे, जो S1 S2 से एज ए सोर्स बन गए, फ्रॉम S1 एंड S2 आर एज गिवन बिलो। कैसा होगा, मान लेते हैं जो S1 और S2 से लाइट बीम अब निकल रहे हैं वो कैसे हैं, हम अगर इसको मान लेते हैं यहीं पे ऑरिजिन है, S1 S2 पे ही ऑरिजिन है, यहाँ से हम जो मेजरमेंट करेंगे यहीं से करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं वो वेव क्या है जो यहाँ से निकल रहे हैं S1 S2 से, वो कैसे हैं, A एम्पलीट्यूड हम सेम मानेंगे, एक ही हमने सोर्स से बना है, A साइन 2 पाई बाई T एंड T, ये मान लेते हैं। भाई क्या होता है वेव का इक्वेशन, A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमने इसको ओरिजिन माना, एक्स 0 है, अभी प्रोपेगेट नहीं, इसको सोर्स मान लिया है, दैट इज दिस इक्वेशन। ऐसा आप लिखेंगे, इसमें थ्योरी जरूर लिखेंगे, थ्योरी मैंने बोल दी है कि लेट अस कंसीडर अ सोर्स S which is monochromatic of wavelength lambda and S1 and S2 are two slits which are equidistant from the S, and light beam from S reaching at point S1 and S2 in same phase, okay, तो ये सेम फेज में लाइट होंगे, हमने इसलिए दोनों के लिए एक ही इक्वेशन लिखा है। यहाँ से जो S1 S2 लाइट निकल रही है उनका इक्वेशन क्या है, यही है, उसका वेव इक्वेशन यही है, और हमने इसी को x बराबर 0 पे माना है, तो ये पे क्या होगा, A साइन 2 पाई बाई T एंड T। लेकिन अब होगा क्या, देखिए अगर आप ध्यान से समझे यहाँ पे, तो जब स्लिट S1 से P पॉइंट पर, हमने रैंडम P पॉइंट माना है कि यहाँ पे चलिए सुपर इम्पोज हो रहे हैं, S1 से P और S2 से P
कौन सी डिस्टेंस ज़्यादा होगी? जाहिर सी बात S2 से P क्या होगा? ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? अगर हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन से इस पर क्या डालिए? परपेंडिकुलर डालिए, दैट इज ये होगा। और मान लेते हैं ये कितना है, इसको हम डेल्टा से दिखाते हैं क्या मैं, और ये एंगल जो हम मान लेते हैं वो कितना मान लेते हैं? चलिए थीटा है। तो क्या मैं यहाँ से साइन थीटा निकाल सकता हूँ? साइन थीटा क्या हो जाएगा? डेल अपॉन 2D हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमारा पाथ, इसी को हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं, कितना होगा? 2D साइन थीटा। इसी को हम क्या बोलेंगे, या इसको बोल सकता हूँ क्या कि S2P माइनस S1P में क्या डिफरेंस है, या इसी को हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस बोलते हैं, इसी को क्या बोलेंगे हम? पाथ डिफरेंस। दूसरी बात क्या है कि पाथ डिफरेंस हमने डिसाइड किया डेल्टा है 2D साइन थीटा इक्वल टू S2P माइनस S1P। अब इसी के ऊपर डिपेंड करेंगी बातें। दूसरी बात क्या है, यहाँ जब सोर्स से यहाँ पे निकला, हमें दो कोहेरेंट सोर्स मिल चुके हैं, लेकिन दूसरी बात क्या है कि जब लाइट S1 से P तक जाती है तो अब यहाँ फेज में चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अलग अलग है, और दूसरा S2 से P जाएगा तो वहाँ फेज अलग होगा। S1 से P पॉइंट पे जाने में, S2 से P, अब इनमें फेज अलग होंगे। तो लिखेंगे इसमें कि फ्रॉम ट्रेवलिंग, नए पेज से लिखते हैं, इसको बना लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। ये हमने दोनों से, जहाँ सोर्स से लाइट जब वेव निकल रही है बीम, उस समय का ये डिस्प्लेसमेंट है, बाकी आगे हम देखते हैं। फ्रॉम ट्रेवलिंग, जब बीम, लाइट बीम ट्रेवल करे, फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 पॉइंट आपने देखा, S1, फ्रॉम ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 टू P, the phase of wave will be altered। अल्टर मतलब चेंज होना होता है, altered, and become कितना हो जाएगा ये? हम एक फार्मूला हमको पता होगा क्या, कि फेज डिफरेंस इक्वल्स टू क्या होता है? फेज डिफरेंस इक्वल्स टू, पढ़ा होगा वेव मोशन में 11th क्लास में, 2 पाई बाई लेमडा एंड पाथ डिफरेंस। यही होता है, ये होता है। फेज डिफरेंस हमको निकालना, कितना चेंज होगा? 2 पाई बाई लेमडा करेंगे, लेमडा मानो उस वेव का जो है वेवलेंथ है, 2 पाई हम जानते हैं कांस्टेंट है, पाथ डिफरेंस कितना है? S1P है। दैट इज कितना हो जाएगा फेज डिफरेंस बिटवीन द अल्टर्ड एंड बिकम 2 पाई बाई लेमडा एंड S1P हो जाएगा। सो एट एनी इंस्टेंट of time t, the displacement at point P, कौन सी इस वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा एट पॉइंट P कैन बी रिटेन एज, कैसा लिख सकते हैं हम इसको? मान लेते हैं वो क्या है कि इस वेव का जो अल्टर्ड होता है भाई, वहां पे हमने साई नॉट ए साइन ओमेगा टी प्लस टी माना था, यहां पे क्या मानेंगे कि भाई साई ए तो रहेगा, एम्पलीट्यूड ए साइन 2 पाई माना था, टी अपॉन टी था कि नहीं? माइनस, भाई हम मान लेते पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहे तो माइनस साइन आएगा, हम जानते हैं वेव क्यों, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस लगा हुआ तो क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में, प्लस लगा है तो अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये कितना हो जाएगा? 2 पाई S1P अपॉन, मान लेते हैं ये इक्वेशन हमारा 1, तो ये है जब S1 से जब P पे जा रहा है, ठीक है। सिमिलरली when wave
wave is traveling from S2 to S2 पॉइंट से S2 टू P ऑन स्क्रीन स्क्रीन पे है वो पॉइंट, स्क्रीन एट डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस पे है स्क्रीन, एट डिस्टेंस D, कैपिटल D पे। देन फेज ऑफ वेव is altered and became कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई लेमडा, सिंपल तो वही है S2P and thus at any instant the resultant wave इंस्टेंट द डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट लिखिए, डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P। कितना लिख सकता हूं मैं इसको, इसके लिए लिखेंगे हम, मान लेते हैं इसके लिए कितना चेंज होगा, कितना साई टू P बोलते हैं, A साइन कितना है 2 पाई T अपॉन T माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई तो बाहर निकला है तो कितना हो जाएगा S2P अपॉन, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 होगा शायद, 1 सेकेंड, इससे पहले भी इक्वेशन माना था ना 1 माना, हाँ तो ये कितना हो जाएगा 2 होगा, ये 2 होगा एंड आगे वाला आपका ये 3 होगा, सही है। कितना होगा, सिंपल से हमने क्या किया कि भाई एक सोर्स लिया, सोर्स से S1 S2 पे आया तो हमें एक फेज में मिले और उसका इक्वेशन साइन नॉट A साइन 2 पाई अपॉन T हो गया। अब क्या होगा, S1 से P की दूरी और S2 स्लिट से P की दूरी अलग अलग, इस फेज में चेंज आएगा और कितना होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, जो पाथ वहाँ पे होगा। और पाथ डिफरेंस कितना है S1P एंड S2P, दोनों से हमने वेव इक्वेशन मान लिया कि psi1 एंड psi2। नाउ फ्रॉम द सुपरपोजिशन, या हम लिखें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, अब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट पॉइंट P ड्यू टू सुपरपोजिंग वेव, दो वेव हैं सुपरपोजिंग वेव, कितना लिख सकते हैं हम इसको, दैट इज साई इक्वल्स टू psi1 प्लस, यही तो होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो आइए रखते हैं इसमें, हम मान लेते हैं ये क्या है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट वेव का साई मान रहा हूं, सिंपल सा psi1 प्लस psi2। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा थ्योरेटिकल है, बहुत टफ नहीं, बहुत आसान है, आप अगर ध्यान समझें इसको कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन थोड़ा हम सब ओरिजिन जान सकते हैं इससे। डायरेक्ट बताना अलग बात होती है, आपके से डायरेक्ट दिया गया है कि डायरेक्ट इतना याद रखिए, याद करना थोड़ा सा आप देख लेंगे तो उससे आपका और ज़्यादा क्लियरेंस होगा और कभी आप भूलेंगे नहीं उससे। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, और psi1 कितना है आप ध्यान से देखेंगे पीछे इक्वेशन नंबर 2, साइन 2 पाई T अपॉन T माइनस S1P अपॉन लेमडा प्लस A साइन 2 पाई T अपॉन T माइनस S2P अपॉन लेमडा।
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है? देखिए सिंपल सा हम इसमें ये लगा सकते हैं, हमको एज वी नो सिंस क्या जानते हैं हम, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक आप जानते होंगे कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो क्या लिखते हैं हम, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये होता है। यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए ये तो दोनों में कॉमन है, बाहर आ जाएगा, लेकिन जो यहाँ पे फंक्शन है ये देखिए सी और डी, साइन सी साइन डी, क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होगा, सिंपल से। तो ये करते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 बाहर आएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 2a। अब देखिए साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 2 पाई, अंदर लिखेंगे क्या, 2 पाई तो बाहर होगा ना, c प्लस डी मतलब c प्लस डी टी अपॉन टी माइनस S1 p अपॉन लेमडा प्लस, अब प्लस होगा c प्लस डी, तो ये कितना हो जाएगा, t अपॉन टी माइनस S2p अपॉन लेमडा, ये होगा। और क्या होता है, बाई 2 भी है, बाई 2, साथ में क्या होगा, कॉस सी माइनस डी बाई 2 यहां लिखते हैं, फिर यहां पर क्या होगा, कॉस 2 पाई, ये कितना होगा, टी अपॉन टी माइनस S1p, ये तो इसके साथ है, c माइनस डी होगा इस बार, इसमें माइनस लगाएंगे, माइनस अंदर जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, t अपॉन टी हो जाएगा, एंड यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, दैट इज S2p अपॉन लेमडा। अच्छा यहाँ पे देखिए एक चीज़ हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देखा स्लिट देखा, तो ध्यान समझिएगा, ऐसे बगल में लिख लेंगे, ये हमने 2 स्लिट देखा कि ये S1 है, ये S2 है, ये S1 है, और यहाँ भी स्क्रीन था, यहाँ P पॉइंट है, ये मिल रहे हैं P पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि ये अल्फ़ा है, S1p को हमने कितना मान लिया, अल्फ़ा मान लेते हैं, S1p को अल्फ़ा मान लेते हैं, तो ये कितना होगा, यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो दैट इज डेल्टा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस डेल्टा नहीं लिख सकता इसको, S2p को अल्फ़ा प्लस डेल्टा नहीं लिख सकता, बताइए सही है कि नहीं, ध्यान समझिए आप, मैंने क्या कहा कि अगर S1 S2 ये हमारे 2 स्लिट है, यहाँ पे सोर्स है, वो भी लिख लीजिए अगर लिखना हो, ठीक है, ये सोर्स है हमारा, समझिएगा कि ये सोर्स है हमारा, कॉमन सोर्स ये है S, यहाँ से ये लाइट रे जाती है सेम फेज में, उसके बाद ये चेंज हो रहे हैं। अगर मैं S1 से 2 तो अल्फ़ा मानता हूँ, तो S2 से P अल्फ़ा प्लस डेल्टा नहीं मान सकते, क्योंकि इतना पार्ट क्या है, डेल्टा है, तो अल्फ़ा प्लस डेल्टा होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं S2P माइनस S1P जब मैं करूँगा तो ये क्या आएगा, डेल्टा, इससे पहले भी लिखा था, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, पाथ, इसे क्या बोलेंगे हम, पाथ, या इसे बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बोलते हैं। अगर इसको हम इस पे अप्लाई करें तो क्या होगा, देखिए T अपॉन टी S1P अपॉन लेमडा हुआ, ये हमने C प्लस डी लिखा है, ये लिखा है हमने C माइनस डी, T अपॉन टी माइनस S1P अपॉन लेमडा, ठीक है, S1P अपॉन लेमडा एंड माइनस, वहाँ पर जब माइनस जाएगा क्या होगा, T अपॉन टी होगा, यहाँ प्लस S2P प्लस लेमडा हो जाएगा, सिंपल सा। यहाँ से देखिए ये दोनों हमारे कैंसिल हो रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। इसी को मैं लिखता हूँ आगे चल के, सेम चीज़ को कैसे लिख सकता हूँ, देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अगर मैं उसका यूज करूँ यहाँ पे तो कैसा बन जाएगा, ये साई 2a साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस S1P को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा अपॉन लेमडा प्लस T अपॉन टी माइनस अल्फ़ा